दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम CGVAPM केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इस सीरीज में सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे और इस सेकंड लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आने वाले जितने भी सेशंस होंगे, जितने भी पार्ट होंगे, सभी में 20-20 क्वेश्चन का स्लॉट रहेगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित रहेंगे। कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और अपकमिंग CGVAPM में जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए जो है हम लोग पार्ट 2 इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं सीधे क्वेश्चन बैंक के ऊपर आता हूं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अबाउ सिद्धांत क्या बताता है। अबाउ का सिद्धांत क्या बताता है? देखो, अबाउ में जो होता है 3 सिद्धांत यहाँ पर आते हैं। एक आता है N+L रूल, एल रूल जिसको बोलते हैं, फिर आता है हुन्स लॉ आता है और इसके साथ साथ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये 3 लॉ आते हैं हुन्स लॉ के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन देख के जो है यहाँ पे बताना है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है वो N+L रूल के अकॉर्डिंग हमको दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले N+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पर सबसे पहले प्रवेश करेंगे N+L रूल के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्नतम उपलब्ध ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करते हैं। मतलब आपको यदि इन तीनों प्रिंसिपल के बारे में पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन जानते थे तो ये क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेते। चलिए अगला देखते हैं। उस कोलॉइडी तंत्र को कैसे वर्गीकृत करते हैं जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तथा परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। तो देखो दोस्तों, जब भी कोलॉइडी विलयन पढ़ा जाता है तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे पानी है, पानी में मैंने यहाँ पे NaCl को घोल दिया। तो कोलॉइडी विलयन के अकॉर्डिंग, सतह रसायन के अकॉर्डिंग पानी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे माध्यम। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम बोला जाता है पानी को और NaCl को बोला जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि माध्यम जो है यहाँ पर क्या है, द्रव परिक्षेपण माध्यम है। माध्यम जो है हमारा द्रव है और जो प्रावस्था है वो हमारा ठोस है। प्रावस्था हमारा ठोस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको जो है हम लोग सॉल्व बोलते हैं। तो सी फॉर कैट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री जो है क्लास 12 में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को पूरा याद करना पड़ेगा। तो उस टेबल को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, या कभी ये लेक्चर में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट और आएगा तो मैं उस टेबल को आपके लिए डाल दूंगा दोस्तों, तो आप उस टेबल को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला है कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन स्टेटमेंट में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। कोलॉइडी निकाय एक समांगी तंत्र है। समांगी तंत्र तो होता नहीं कोलॉइडी निकाय, क्योंकि द्रव में ठोस भी हो सकता है, ठोस में द्रव भी हो सकता है, द्रव में गैस भी हो सकता है। मतलब ठोस, द्रव, गैस परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो जे तो गलत है, सरासर जे गलत है। और जे जहां जहां पर है उसको काट दो, मतलब बी कट गया और सी कट गया, सीधा सीधा।
कोलैडी कणों पर आवेश नहीं होते। कौन बोलता कोलैडी कणों पर आवेश नहीं होते? एम देखो, एम भी सरासर गलत है, तो एम सरासर गलत है। जहां जहां जे और एम मिले उसको काट दो, तो क्या बचा हमारे पास? के और एल। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और के क्या बोलता है? ब्राउनी गति सालों को स्थायित्व प्रदान करता है। सही है दोस्तों। ब्राउनियन मोशन आप लोग पढ़े होंगे, जिग जैग मोशन, मतलब ब्राउनियन जो कण होता है कभी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरह से गति करता है। मतलब कण एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे जो कोलैडी कण है उसको स्थायित्व प्रदान होता है। और ये अणुसंख्यक गुणधर्म भी प्रदर्शित करते हैं। ब्राउनियन मोशन अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण ही है। टिंडल प्रभाव आप लोग पढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव भी अणुसंख्यक गुणधर्म ही है दोस्तों। ठीक है, तो के और एल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है COH2O6 से COCl4 बन रहा है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, COH2O6 से क्या बन रहा है? COCl4 बन रहा है। कुछ इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखो पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, अब कितना आ रहा है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है। सेंट्रल एटम 4 परमाणु से घिरा हुआ है। यहाँ पे हो रहा है हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे हमारा न्यू बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। न्यू बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे न्यू बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। इतना आप जानते हैं। अब जब बॉन्ड जो है कम बन रहा है तो एक्सोथर्मिक कम होगा, एंडोथर्मिक यहाँ पे अधिक होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है ब्रेक 6 हो रहा है लेकिन 4 बन रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पे उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा का अवशोषण होगा इस ओवरऑल रिएक्शन में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ओवरऑल रिएक्शन में उष्मा का अवशोषण होगा। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। जे तो गलत है भैया, अभी मैंने आपको बताया उष्मा का अवशोषण होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा भैया, एंडोथर्मिक। तो जे तो सरासर गलत है। अब जे सरासर गलत है तो डी गया, सी गया, बी गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है? इस रिएक्शन की ब्यूटी यह है कि ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शंस में ये जो है होता है COH2O6, ये जो है हमारा पिंक कलर का होता है दोस्तों। कौन से कलर का? पिंक कलर का होता है। और इसके अलावा टेम्परेचर लो होता है। इसके अलावा जो COCl4 हमको दिखाई दे रहा है, ये COCl4 जो है ब्लू कलर का होता है। ये COCl4 ब्लू कलर का होता है। कौन से टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर पर। और ये सारी चीजें स्टेटमेंट बेस्ड पूछी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सबस्ट्रेट की SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता को घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए, जब भी क्रियाशीलता की बात हो SN2 अभिक्रिया के लिए, SN2 अभिक्रिया के लिए जब भी क्रियाशीलता की बात हो तो एल्काइल हैलाइड का क्रम याद रख लेना। एल्काइल हैलाइड का जो क्रम होता है, सबसे पहले 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री होता है हमारा एल्काइल हैलाइड का क्रम। 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये हमारे पास क्रम होता है। और यहाँ पे
ये ऐसा क्रम क्यों होता है? देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री में कार्बन का चेन बढ़ता जाता है। अब जब कार्बन चेन बढ़ता जाता है तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, वहाँ पे भीड़ अधिक होता है तो वहाँ पे रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री का कम हो जाता है रिएक्टिविटी SN2 अभिक्रिया के प्रति। तो नो डाउट यहाँ पे सबसे पहले K आएगा, K के बाद L आएगा, L के बाद M आएगा। KLM, KLM यहाँ पर भी है, KLM यहाँ पर भी है, मतलब C कट गया और A कट गया। अब आगे जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मैंने आपको बताया 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस काम आता है, क्राउडिंग अधिक होती है, रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे एक देखो पीएच दिया हुआ है, पीएच मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग समझ जाओ, पीएच मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के कारण जो है ये स्टेबल होता है। बेंजीन रिंग के कारण क्या होता है, ये स्टेबल होगा। तो ये जो O है वो पहले आ जाएगा, मतलब D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये सीक्वेंस आपको पता होगा और ये फिनाइल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होने से ये आप क्वेश्चन कर डालते। 45 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाता दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। होस्टवाल्ड के तनुकरण नियम से प्रबल विद्युत अपघट्य के विचलन को डिवाई-हैकल सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, जो विचलन का कारण बताया है। मैंने इसके पहले वाले सीरीज में बताया था प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों का ग्राफ कैसे बनता है, मैंने पार्ट 1 में बताया है। और वही पार्ट 1 का जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 2 में भी आया है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आयनों की प्रभावी सांद्रता को कम करने वाले अंतर आयनिक आकर्षण का प्रभाव, बी फॉर बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी फॉर बॉल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पार्ट 1 में इसको समझाया भी है, ग्राफ भी बनाया है, एक बार देख लें पार्ट 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में परासरण दाब दिया हुआ है, परासरण दाब 7.65 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है ग्लूकोज का वजन 54.18, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। आदर्श व्यवहार मानते हुए ग्लूकोज विलयन का रक्त के सापेक्ष क्या होगा। देखो रक्त का परासरण दाब 7.65 दिया हुआ है, ये रक्त का परासरण दाब है। तो हमको ग्लूकोज का निकालना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का परासरण दाब पाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और रक्त के पीएच वैल्यू से, पीएच वैल्यू नहीं मतलब परासरण दाब वैल्यू से हमको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करके हमको बताना है कि ये समपरासरी विलयन है, अति परासरी विलयन है या अल्प परासरी विलयन है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला है पाई इक्वल टू CRT। तो देखो पाई का मान निकालना है, और C का मान निकालने के लिए ग्लूकोज की वैल्यू दी हुई है 54.18, उसका अणु द्रव्यमान दिया हुआ है 180, गैस कांस्टेंट वैल्यू दिया है 0.0821 लीटर ATM ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमारे पास K की वैल्यू। K की वैल्यू कितनी दी हुई है जी, CRT सॉरी, टेम्परेचर का मान दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड 310 केल्विन, केल्विन में चेंज करोगे कितना आएगा 310। अब इतने को सॉल्व करो, जब इतने को सॉल्व करोगे इसका मान आएगा 0.03, इसका मान आएगा 0.03 यार, इंटू 0.0821 इंटू 310, इतना को सॉल्व करो। जब इतने को मैं सॉल्व करूंगा तो इसका मान आ जाएगा 7.5 के आसपास, 7.50 के आसपास। तो ये जो 7.50 निकला वो ग्लूकोज का परासरण दाब है, और रक्त का कितना दिया है, रक्त का 7.65 दिया हुआ है, ये हमारे मानव रक्त का परासरण दाब है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगभग बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ
समपराशरी विलयन। तो बी फॉर बॉल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें केवल वैल्यू रखना था यहाँ पर, तो हम आंसर आसानी से कर सकते थे। देखो जी, मैंने ये पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 48 क्वेश्चन आप कर सकते हो। मूल माध्य वर्गवेग रूट मीन स्क्वायर फीट, इसका मान कितना हो जाएगा बताओ जी। दूसरा मैंने बताया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3RT/m हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा जी, दूसरा। ए का दूसरा एक ही में है जी, ऑप्शन नंबर सी, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी। पार्ट 1 में भी मैंने, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 3 बार ये सवाल पूछा गया है, तो फार्मूला को यहाँ पे भूलना नहीं है। चलिए, आर्सिन का अपघटन निम्न में से उदाहरण है। आर्सिन का अपघटन देखो AsH3 ये हमारा आर्सिन होता है। ये जो है अपघटन होता है ट्वाइस आर्सेनिक, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, और प्लस जो है थ्राइस हाइड्रोजन ये गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया की तरह काम करता है, स्व उत्प्रेरक अभिक्रिया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो 49 का ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 नॉर्मल KCl विलयन की विशिष्ट चालकता इतना है। तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है। तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना बहुत सरल है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तुल्यांकी चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/n, ये होता है। तो तुल्यांकी चालकता इक्वल टू कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मान दिया है 0.112 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है जी, इंटू 1000 दिया हुआ है जी, और नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है, O1 दी हुई है। तो सीधा सीधा 112 हो जाएगा। 112 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। देखो जी कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए फॉर एप्पल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, आसानी से बना सकते थे। डाइबोरेन के निम्नलिखित सही कथन पर विचार करें। अब देखो डाइबोरेन जब बोला है तो मैं बोल दूं यहाँ पर BH3 होता है, ये बोरेन होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होने के कारण ये क्या करता है, बनाना बॉन्ड बनाता है। ये डायमर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, डायमर का फॉर्मेशन करेगा। तो डायमर इसका होता है B2H6, और जब मैं B2H6 की संरचना बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से संरचना बनेगी। ये तो हुआ B2H6 का क्या बोलना चाहिए, संरचना। तो यहाँ पे जो हमको BHB बॉन्ड दिख रहा है, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये BH जो बॉन्ड दिख रहा है बोरान और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और इसी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं जी, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देख लो, मैंने बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में बताया, मतलब J एंड M, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा D। देखो ये होता नहीं, बोरान हाइड्रोजन बोरान में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। अब बोरान में sp2 संकरण नहीं होता, sp3 संकरण होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर पानी के जमने की प्रक्रिया में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा। अरे भैया वाटर मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड अवस्था में रहता है,
जब ये जमेगा तो ये वाटर जो है सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, मतलब वाटर लिक्विड और वाटर सॉलिड ये दोनों साम्यावस्था में हैं, इक्विलिब्रियम में है, और साम्यावस्था में डेल जी का मान 0 किलो जूल पर मोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग, ये याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ए का चौथा हो जाएगा, देख लो जी, ए का चौथा, बी का देख लेना आप लोग तीसरा, गिब्स डिहम समीकरण पहला, और डी गैस का रासायनिक विभाग वाला दूसरा। कहाँ कहाँ पर है? ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। ऑप्शन नंबर ए और एप्पल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम 2+ और निकल 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखो टाइटेनियम की जब मैं बात करूंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्कैंडियम टाइटेनियम ना 3d2 4s2। तो यहाँ पे टाइटेनियम 2+ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3d2 4s0। तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन? पहला दूसरा, ठीक है। तो टाइटेनियम 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। फिर देखो निकल 2+ की बात की हुई है यहाँ पर। तो निकल 2+ में होता है 3d8 4s0। तो d8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कुछ इस तरह से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन फिल करना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए था। चलिए यहाँ पे अम्लीयता के घटते क्रम में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? फिनॉल दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है हमारे पास? फिनॉल दिया हुआ है। फिनॉल देने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा है, फिर CH3 ग्रुप जो है यहाँ पे लगा है, फिर NO2 ग्रुप भी लगा है जी, OH के बाद NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा है, और एक लगा है कहाँ पर? मेटा पोजीशन पे एक लगा है हमारा, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पैरा पोजीशन में लगा है। तो चलो मैं यहाँ पे पैरा पोजीशन में लगा देता हूँ। देखो कंपेयर करना है एसिडिटी का, अम्लीयता क्रम को कंपेयर करना है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E मान देता हूँ। हमको पता होना चाहिए कि जो NO2 ग्रुप है वो -M और -I इफेक्ट शो करता है, ये भी -I इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप जो होता है ये जो है कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचने का काम करेगा तो ये क्या करता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, फिनॉल आयन को ये स्टेबलाइज प्रदान करता है। तो इसकी जो एसिडिटी होगी सबसे अधिक हो जाएगी। यहाँ पर केवल और केवल -I इफेक्ट शो होता है, -M इफेक्ट शो नहीं होता। तो जो D और E का जब मैं कंपेयर करूंगा तो सबसे अधिक हो जाएगा D का, फिर E का होगा। B और C का यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि ये जो होता है +I इफेक्ट शो करते हैं, और जब ये +I इफेक्ट शो करते हैं तो इनकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। फिर A हो जाएगा दोस्तों। B और C में किसका कम होगा? B का कम हो जाएगा क्योंकि ये पास में है, पास में +I इफेक्ट अधिक होगा तो इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ऑर्डर में अरेंज करना था। किसमें अरेंज करना था जी? ऑर्डर में अरेंज करना था। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो O वाला हो जाएगा पहला और N वाला हो जाएगा बाद में। O और N कहाँ कहाँ पर है जी?
सी और डी में है नहीं। फिर के होना चाहिए, ओ एन के कहाँ पर है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजा बना अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट डेफिनेशन है जी, और डेफिनेशन में ये स्कंदन हो जाएगा, कोआगुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का स्कंदन हो जाएगा। 57 नंबर देखो, ये फार्मूला है Z = PV/RT, ये फार्मूला है। Z का मान 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, जब Z का मान 1 हो जाएगा तो PV = RT हो जाएगा। अब PV = RT ये हमारा आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण है। और ये जो पहला वाला था ये वाला हमारा रियल गैस होता है, रियल गैस होता है। तो Z का मान 1 हो जाने से रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आदर्श गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब Z का मान 1 होगा तो रियल गैस जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, P0 का अर्धायुकाल 140 दिन है। कितने दिनों के बाद नमूने का 25% भाग अविघटित बचेगा? तो देखो, ये हमको पता होना चाहिए कि जितने भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है, ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया सारे के सारे वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। कौन से ऑर्डर के होते हैं जी? फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। तो देखो, अर्ध आयुकाल जो बोला है वो बोला है 140 दिन का, और इसका और एक P0/4 निकालोगे तो ये फिर 140 दिन लगाएगा। मतलब यहाँ 50% से 25% ये इतना बचेगा। तो यहाँ पे 140 + 140 कर दो, 280 दिन लगेंगे जी। कितना लगेगा? 280 दिन। तो ए हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, ये जो 59 नंबर का क्वेश्चन है, ये 59 नंबर का क्वेश्चन फेस इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, फेस इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम F = C - P + 2 होता है। F मतलब होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक। फिर यहाँ पे C मतलब होता है कंपोनेंट, C मतलब होता है कंपोनेंट, और P मतलब होता है फेस, P मतलब होता है फेस। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का। देखो, वाटर में कंपोनेंट तो एक है, C का मान कितना है? 1 है। लेकिन आप लोग ये वाटर जानते हैं भौतिक अवस्था सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, और गैस के रूप में भी ये पाया जाता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? ये वाटर के फेस हैं। तो यहाँ पे फेस का मान कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान कितना निकल के आएगा जी? कितना निकल के आएगा? 1 - 3 + 2 कितना हो जाएगा जी? डिग्री ऑफ फ्रीडम F का मान हो जाएगा 0। किसके लिए? वाटर के लिए, वाटर के लिए, वाटर के लिए। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जल तंत्र बिंदु A का तीसरा जी, A का तीसरा कहाँ पर है? A में है, C में है, तो D कट गया और B कट गया। सिमिलरली सल्फर के लिए भी हमें निकालना है, ठीक है। सिमिलरली हमें किसके लिए भी निकालना है? सल्फर के लिए भी निकालना है। तो सल्फर यहाँ पे कंपोनेंट कितना है जी? कंपोनेंट तो 1 है। फेस कितने में पाए जाते हैं? फेस सल्फर में कितने फेस पाए जाते हैं पता होना चाहिए, 2। और यहाँ पे F का मान निकालोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कहाँ पर है? देखो, C का मान 1, फेस का मान 2, C का मान 1, फेस का मान 2। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर तंत्र का B का चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर C। देखो,
वाटर और जल का जानते हो तो निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ठोस सुक्रोज एक जलीय सुक्रोज के लिए साम्यावस्था में हो तो स्वतंत्रता की कोटि, मतलब यहाँ पे हमें एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पर? कंपोनेंट यहाँ पर 2 है। क्यों 2 है? होने के लिए सुक्रोज विलयन के रूप में भी है और ठोस के रूप में भी है। तो यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा 2, फेस हो जाएगा 2 और प्लस 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा और 20 क्वेश्चन, पार्ट 3 लेके आऊँगा। पार्ट 3 में हम फिर 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चन के साथ।